जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के समसामयिक विषयों के ऊपर आधारित एक विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के आज के इस सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस सत्र के तहत हम लोग समसामयिक विषयों को लेते हैं, उसका विहंगावलोकन करते हैं, उसके ऊपर उसका ओवरव्यू लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहे, चीज़ें जो है वो स्पष्ट रहे। हालांकि इस सेगमेंट का या इस श्रृंखला का जो स्वभाव है वो 100% संधि परीक्षाओं के लिए या उसकी तैयारियों के ऊपर आधारित नहीं है, मगर फिर भी इस सेशंस को देख के आपके ज्ञान में 100% इजाफा होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी समझ जो है वो स्पष्ट रहेगी। तो उस दृष्टि से यहाँ जिन विषयों के ऊपर हम लोग बात करते हैं वे परीक्षा संबंधी महत्व तो रखते ही है, मगर यहाँ जो हमारे बात करने का तरीका है वो दरअसल परीक्षा संबंधी नहीं रहता, परीक्षा केंद्रित नहीं रहता। हम लोग एक जनरलाइज्ड व्यू में यहाँ बात करने का प्रयास करते हैं। साथ ही में आज के अगर विषय की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि आज पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चपेट में है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें जो एक हमारे पास जो एक अहम हथियार है वो है टीका, यानी कि वैक्सीन। तो आज का मुद्दा वो यही वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या ये वैक्सीन जो है वे 100% गारंटी प्रदान करते हैं, क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस खड़े नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ हमें बात करनी है। और आज जो मुद्दा है वो दरअसल वही कहता है कि जो इम्यूनाइजेशन के बाद, टीकाकरण के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं, जो ऐसी विकट परिस्थितियों का निर्माण होता है, अगर कोई किसी व्यक्ति ने आप समझ लीजिए कि टीका लगवाया और टीका लगवाने के बाद तुरंत ही कुछ दिनों में उसकी तबीयत जो है वो खराब होती गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ क्या टीका को जिम्मेदार हमें मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, तो यही पूरे विषय के ऊपर आज हमें यहाँ अध्ययन करना है। जैसे आपको मालूम है, यहाँ हम लोग जिन विषयों के ऊपर बात करते हैं वे दरअसल थोड़ा चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, गहरे होते हैं, मगर यहाँ हम लोग एक एजेंडे के तहत इनको समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही में इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, एक विहंगावलोकन करते हैं। आज भी हमारे पास एक एजेंडा तैयार है जिसके तहत हम लोग ये पूरा मुद्दा देखने का प्रयास करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग कवर को एनालाइज कर दे। देखिए, कवर में जैसे मालूम है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम आजकल चल रहा है। भारत वैसे तो आबादी में सबसे बड़ा देश है ही, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, दूसरे नंबर पर है चाइना से, मगर आमतौर पर अगर जनरली बोले तो भारत जितनी आबादी जो है वो चीन के सिवा अन्य कोई देश में देखने को नहीं मिलती है। और अपनी सारी आबादी को टीकाकरण लगवाना वो किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है, मगर यहाँ भारत में कैसे भी करके हमने ये ड्राइव शुरू कर दी है। जैसे ये ड्राइव आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास AEFI डेथ्स के जो फिगर्स है वे आ रहे हैं। AEFI डेथ्स यहाँ फुल फॉर्म में आपके सामने रखूंगा। इसे कहा जाता है कि एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि कोई भी ऐसी प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थिति टीकाकरण के बाद की, तो ऐसा डेथ्स को यहाँ हमें एनालाइज करना है। क्या ये जो 180 डेथ यहाँ हुए हैं, क्या ये AEFI डेथ्स है, क्या होते हैं AEFI डेथ्स, कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो टीकाकरण का एक प्रतीकात्मक इमेज है आपके सामने और साथ ही में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरोना वैक्सीन ड्राइव का भी यहाँ आपके सामने इमेज है जो आजकल इंडिया में चल रही है। और यही ड्राइव से AEFI जो है ये दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ रही है। मगर यहाँ यह पूरे सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर जो सरकारी आंकड़े होते हैं वे सरकारी आंकड़े बहुत ही सीमित है, कुछ डेटा ही हमें अवेलेबल नहीं है। और सरकारों को या आपकी कह लीजिए केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर ज़्यादा पारदर्शी होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों तक माहितियाँ पहुँचनी चाहिए। यहाँ इस मामले में AEFI डेथ्स के मामले में सरकारी जो कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही दुर्बल है और ये जरा सा भी पारदर्शी नहीं है, यानी कि ओपेक है। तो यहाँ सबसे पहले तो यही अनुरोध है सरकार से, यही अनुशंसा है कि आप इसका मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट कर दे, लोगों तक इसकी माहिती जो है वो पहुंचने दे। इस वजह से ही जो वैक्सीन के लिए जो एक अलर्टनेस है, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है वो क्रिएट होगी। इससे दबाने से वैक्सीन रेजिस्टेंसी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार को ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के इस माध्यम से अनुरोध करूंगा सबसे पहले तो कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर उसकी जो पारदर्शिता है वो बढ़ाई जाए, ताकि हम जैसे नागरिकों को अच्छी माहिती, सच्ची माहिती मिल पाए। अब देखेंगे, सबसे प्रथम एजेंडे के ऊपर हमारी नज़र करेंगे। देखिए, 3 बिंदु आज हमें देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु है अबाउट AEFI कि ये दरअसल AEFI होता क्या है।
दूसरा मुद्दा है फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे हमें बहुत ही सीमित मात्रा में मिले हैं, मगर फिर भी हमने कुछ एक गणितिक जो है आप समझ लीजिए कि एल्गोरिदम्स का उपयोग करते हुए आपके सामने कुछ चीज़ें रखी है। और तीसरे में देखेंगे गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, या गवर्नमेंट का मैकेनिज्म क्या है, कैसे गवर्नमेंट बिहेव कर रही है। तो ये 3 चरणों में हम लोग देखेंगे। साथ ही में जैसे यहाँ दृश्यमान है WHO इस पूरे मुद्दे के ऊपर बहुत ही एक्टिव है। और आजकल जो भारत में AEFI की गाइडलाइंस चल रही है वो दरअसल WHO की 2014 की जो गाइडलाइंस है उसके साथ कंपाइल्ड है, यानी कि उसके साथ मिली जुली है। और WHO के सानिध्य में ही हमारी आज की नई गाइडलाइंस 2015 की नई गाइडलाइंस बनी हुई है। तो ये बात हमें ध्यान रहे। और WHO के ही नेतृत्व में हम लोग AEFI आगे बढ़ा रहे हैं। WHO ने जैसे जैसे जिन मेथड का जिक्र किया, जिन नंबर ऑफ या टाइप्स ऑफ AEFI का जिक्र किया, वही सारी चीज़ें, वही सारे मापदंड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ WHO हमारे लिए एक पथ दर्शक है इस पूरे मामले में। वैसे तो पूरी महामारी में ही WHO हमारा पथ दर्शक रहा है, मगर यहाँ इस विशेष मामले में भी यही हमारा जिसको कहता है नेता है। अब आगे देखें तो एक एक मुद्दा हम लोग उठाएंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। सबसे प्रथम अबाउट AEFI में देखना है। मैंने आपके सामने इसका फुल फॉर्म रख लिया, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति जो कि टीकाकरण के बाद उत्पन्न हुई हो, इसे AEFI कहते हैं। अब ये एक प्रकार की बहुत ही विकट परिस्थिति है मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो। ऐसी विकट परिस्थिति जिसका निर्माण टीकाकरण के तुरंत बाद या टीकाकरण के कुछ दिनों के बाद उत्पन्न होता है। मगर यहाँ ये बात देखनी है कि सारी जो विकट परिस्थिति है वो इम्यूनाइजेशन से ही उत्पन्न हुई, ऐसा मानना भी यहाँ एक जो है गलती मानी जाएगी। तो यहाँ क्या डेथ जो हुई इम्यूनाइजेशन के बाद, क्या वो AEFI डेथ है, क्या वो नेचुरल डेथ है, क्या ये कोइंसिडेंटल डेथ है, ये सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए यहाँ एक AEFI कमेटी का निर्माण भारत में किया हुआ है। सारे देशों में होता है, भारत में भी एक AEFI कमेटी है जो कि इसका एनालिसिस करती है। AEFI डेथ्स के जो है रिपोर्ट्स उनके पास आते हैं, फिर वो मेडिकल जो प्रोफाइल है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मृत व्यक्ति की जिसको टीकाकरण के बाद जिसकी मृत्यु हो गई, तो वो पूरी प्रोफाइल देखते हैं। क्या उसमें कोमोर्बिडिटीज़ है, क्या वे जो है वे एंक्सियस थे, क्या उनको डर लगता था वैक्सीनेशन से, इत्यादि चीज़ों का एनालिसिस होता है। और बाद में तय किया जाता है कि क्या जो मृतक है क्या वो AEFI डेथ है या कोइंसिडेंटल डेथ है। तो इस तरीके से कुछ यह ऐसी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, तब बाद में AEFI का टैग लगता है। तो एक ही वाक्य में हम यहाँ कहना है कि एक प्रतिकूल परिस्थिति जिसका निर्माण टीकाकरण के बाद किया जाता है या होता है, टीकाकरण के बाद होता है। फिर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है कि क्या जो मृत्यु जिनकी हुई है, क्या उस मृत्यु को टीकाकरण के साथ कोई कैजुअल रिलेशनशिप है या किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर यह एनालिसिस में सब पाया गया कि यस रिलेशनशिप है, कोई भी कैजुअलिटी हुई है, कोई भी मृत्यु हुई है, उसको टीकाकरण के साथ रिलेशनशिप है, then only it will be termed as AEFI death. Otherwise it will not जो है ब्रांडेड एज AEFI डेथ, और उसे एक जनरल डेथ माना जाता है, उसको कैटेगोरिकली जनरल डेथ में रखा जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा AEFI का मैकेनिज्म। और देखिए टीकाकरण जो है वो कई सारे रोगों के लिए हो रहा है। ये तो आज कोरोना की वजह से यह मुद्दा जो है वो आज ऊपर आ गया, क्योंकि पूरे देश को, पूरे विश्व को, इंक्लूडिंग पूरे देश को टीकाकरण करवाना है। मगर अगर पोलियो की बात करें या ट्यूबरकुलोसिस की बात करें या अन्य कोई रोगों की बात करें जिनका टीकाकरण ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें भी ये AEFI डेथ्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी AEFI डेथ्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र कोरोना की रसी से ही ये कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं। किसी भी रसी से या किसी भी टीका से यह कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न
होते आए हैं और भारतीय सरकार इसको मॉनिटर करने के लिए AEFI कमेटी की रचना भारतीय सरकार ने करके रखी है, ताकि ऐसे डेथ्स को एनालिसिस कर सके। और साथ ही में AEFI से जो वैक्सीन्स बनाने वाली कंपनी है, वैक्सीन्स की जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके ऊपर भी एक पकड़ रखी जाए। तो यहाँ बात करनी बहुत ही जो है ज़रूरी है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीका होता है, अब ये टीका में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ये बहुत ही अनिवार्य है, वरना लोग जो है वे टीका लगवाने से डरेंगे, हिचकिचाएंगे। तो अगर AEFI सर्विलियंस प्रोग्राम किसी भी देश में स्ट्रॉन्ग हो, देन वहाँ वैक्सीन रेजिस्टेंसी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में बढ़ेगी। मगर अगर AEFI सर्विलेंस प्रोग्राम बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही खराब है, बिन असरकारक है, तो वहाँ वैक्सीन रेजिस्टेंसी मल्टीफोल्ड में वहाँ बढ़ेगी और लोग जो है वे वैक्सीन से दूर रहना, वैक्सीन ना लेना पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू जो लोग वैक्सीन लेने के लिए दौड़े। तो ये बात है और ये महत्व है AEFI का, AEFI सर्विलियंस का। दुर्भाग्यवश भारत थोड़ा देर से जगा है, मगर फिलहाल जग गया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और इन कमिटियों के तहत यह डेट्स को एनालाइज करता है और कैटेगरिकली उसे सॉर्ट करता है। तो देखेंगे सारी चीज़ें। साथ ही में हमें यह भी देखना है कि कुल 5 प्रकार के AEFI यहाँ माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। कुल 5 प्रकार के टाइप्स ऑफ AEFI, जिसमें सबसे प्रथम है वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड, उसके बाद देखें तो इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन एंग्जाइटी रिलेटेड, और साथ में आखिरी में कोइंसिडेंटल। ठीक है, तो ये कुल 5 प्रकार के AEIF डेथ्स हमें यहाँ जो है उसके जो प्रकार है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड, यानी कि वैक्सीन के प्रोडक्ट के साथ जो है उसके ऊपर आधारित कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसलिए यह कॉम्प्लिकेशंस टीकाकरण के बाद शुरू हो गए। क्वालिटी रिलेटेड, वैक्सीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके रिलेटेड जो कोई कॉम्प्लिकेशंस है उसे यहाँ सॉर्ट किया जाता है। इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड, यानी कि अगर आपका शरीर जो है वो ऑलरेडी इनफ इम्यून है और बाद में उसे ऐसा टीका दिया जाता है, तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाएगी और इतनी ट्रिगर हो जाएगी कि वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो यहाँ से भी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होंगे। तो ये इम्यूनाइजेशन रिलेटेड है। साथ ही में इम्यूनाइजेशन एंग्जाइटी, जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया कि जो लोग डर रहे हैं यह वैक्सीन लेने से और बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं, तो उनको भी वैक्सीन लेने के बाद उनको भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और आखिरी में है कोइंसिडेंटल। यहाँ जो एंग्जाइटी है, ठीक है, ये एंग्जाइटी एक मनोवैज्ञानिक स्टेटस है और मनोविज्ञान में भी ये बात, इनके ऊपर वे लोग रिसर्च कर रहे हैं और कुछ वर्षों में वे लोग निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और आज दिन तक का जो रिसर्च है उनका, वो कहता है कि यस, मनोवैज्ञानिक असर जो है वो हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति टीका से डर रहा है और उसको जबरदस्ती टीका किसी भी करके लगवाया जाए, तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति की जो मृत्यु है या उस व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशंस निसंदेह हो सकते हैं। ऐसा प्रूव नहीं हुआ है, मगर उसके ऊपर आज मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है और थोड़े ही वर्षों में हमें उसका निष्कर्ष हमारे सामने मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमने AEFI में देखनी थी, उसको समझे हमने कि वो एक प्रतिकूल परिस्थिति है। अब दूसरा मुद्दा है हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स का। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बहुत ही कम पारदर्शी है। सरकार की तरफ से कोई माहिती है यहाँ सार्वजनिक नहीं की जा रही है। मगर 28 मार्च 2021 का एक रिपोर्ट आया, उसके तहत लगभग पूरे देश में 670 AEFI
एफआई के मामले सामने आए। आपको समझना है ये बातें एईएफआई कमिटी ने हमें दी है मार्च 28 2021 को, और तब लगभग 6 करोड़ वैक्सीनेशन, 6 करोड़ डोजेस वैक्सीनेशन के ऑलरेडी दे दिए गए थे। तो अब 6 में से 670 को ऐसे कुछ पोस्ट इम्यूनाइजेशन कॉम्प्लिकेशंस दिखे। इनमें से लगभग 300 से अधिक 300 प्लस लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन किया गया। वे लोग ठीक भी हो गए, मगर जो अन्य 180 थे, 180 जितने लोग, वे लोग मृत हो गए। ये लोग जो हॉस्पिटल में थे वे तो स्वस्थ होकर घर भी चले गए, मगर 180 लोगों की यहाँ मृत्यु हमें देखने को मिलती है। और अगर ये 617 में से गिने तो लगभग ये 29.2% लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जिनमें एईएफआई के लक्षण में देखने को मिले थे, सिम्टम्स थे, मगर काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी इनको बचाया नहीं जा सका और इतने लोगों की मृत्यु यहाँ हमें देखने को मिलती है। और इसमें तो ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें से मात्र और मात्र 15% लोगों के ही डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त हुए। अन्यथा अन्य लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी हमें प्राप्त नहीं हुए। तो इनकी मृत्यु जो है वास्तविक रूप से कैसे हुई ये जानना भी यहाँ मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट पारदर्शी नहीं है, ये इसका प्रभाव है। अन्यथा हमारे पास सारी माहितियाँ होती और इन माहितियों के आधार पर हमारे जो विशेषज्ञ है वे लोग विश्लेषण करके जो है इसका कोई सचोट रास्ता निकालते, मगर हमारे पास ऐसी कोई माहितियाँ नहीं है। मगर फिर भी जितनी माहिती अवेलेबल है उसमें से भी जो हमारे देश के जो बौद्धिक संपत्ति है, जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स है या जो है मेडिकल वैज्ञानिक है, उनके द्वारा यह डेथ्स का एनालिसिस किया गया। और उसमें से सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है वो है मिस्टर जैकब जॉन, प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट है और पूरे साउथ इंडिया में इंक्लूडिंग इंडिया में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, एक एनालिसिस किया गया। इन्होंने यह 180 डेथ्स में से 124 डेथ का एनालिसिस किया। 180 डेथ्स में से 124 डेथ का एनालिसिस किया और उसमें पाया गया कि 93 लोग जो है वे मात्र और मात्र 0 to 3 डेज में ही मर गए। 180 में से 93 तो 0 to 3 डेज में ही मर गए। 18 लोग 3 से 10 दिन में मरे और वहीं 11 लोग जो है वो अप टू 28 डेज में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें से समझ लीजिए कि 3 से 10 दिन वाले या 28 दिन तक वाले उन लोगों की कोइंसिडेंटली मौत हो सकती है, उसकी संभावना ज़्यादा है। मगर जो त्वरित ही मर गए, 93 लोग ऐसे हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको त्वरित ही जो है असर हुई और वे झेल नहीं पाए वैक्सीन को, तो यहाँ इनको 100% एईएफआई डेथ हम लोग कह सकते हैं। ऐसा मिस्टर जैकब जॉन, डॉक्टर जैकब जॉन ने हमारे सामने ऐसी माहिती रखी है जो कि 100% सच्ची माहिती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ देखनी थी। साथ ही में अगर मृत्यु दर की बात करें, एईएफआई से मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट ऑफ एईएफआई, तो हमें मालूम पड़ेगा कि समझ लीजिए 6 करोड़ डोजेस दी गई है, उनमें से 180 लोगों की मृत्यु हो गई। तो अगर ये कैलकुलेशन हम लोग करें 6 करोड़ में से 180 लोगों की मृत्यु, तो कितने प्रतिशत मृत्यु हुई है अगर ये हमें जानना है, तो यहाँ अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.0003% लोगों की मृत्यु हुई है 6 करोड़ के, विच मीन्स मैं आपको सरल भाषा में बोलूँ तो 3% इन 10 lakhs।
10 लाख में 3 लोगों की मृत्यु यहाँ आज दिन तक देखने को मिलती है। हालांकि इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कम है, माहितियाँ कम है, मगर फिर भी एक मोटा मोटा ऐसा मत है कि इतने लोग प्रति 10 लाख लोग मरते हैं आज भारत में इम्यूनाइजेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ देखनी थी। अब तीसरा मुद्दा है जिसमें देखना है गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, इस पूरे मसले के ऊपर। तो सबसे प्रथम तो गवर्नमेंट को इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि संशोधकों के लिए, विश्लेषकों के लिए, विशेषज्ञों के लिए ये सारी माहितियों का विश्लेषण, पहले तो माहिती प्राप्त करना, फिर उसका विश्लेषण करना, उस पूरी प्रक्रिया में उनको सहूलियत मिले, उनको दर दर ऐसी माहितियों के लिए भटकना ना पड़े। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि भारत एक सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से, और यहाँ इम्यूनाइजेशन भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। ये तो कोविड की बात है, मगर विदाउट कोविड भी, प्री कोविड एरा में भी हम लोग इम्यूनाइजेशन बहुत ही ताकत से करते थे। 1985 से हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चों को व सगर्भा माओं को या सगर्भा महिलाओं को टीकाकरण करने की बात है, जिसमें बीसीजी और अन्य 2-3 प्रकार की रस्सी जो है वो दी जाती है, 2-3 प्रकार के टीके दी जाते हैं। मगर यहाँ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो शुरू हो गया, मगर जो इफेक्टिव AEFI मैकेनिज्म होना चाहिए वो भारत में नहीं हो पाया। अब हो पाया, मगर जब से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तब से ये होना चाहिए, मगर दुर्भाग्यवश इसको अच्छी तरीके से सेटअप करने में कुछ साल, यानी कि 1 या 2 दशक निकल गए, तब जाके हमारे पास इसका एक इफेक्टिव मैकेनिज्म आया है। साथ ही अगर प्रति वर्ष की बात करें तो लगभग एक अनुमान के मुताबिक प्रति वर्ष भारत 2.7 करोड़ बच्चों को, वहीं 3.0 करोड़ महिलाओं को, यानी कि 3 करोड़ महिलाओं को, सगर्भा महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को भारत टीका देता है प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये हमारे टीकाकरण की साइज है, और लगभग यहाँ 9 मिलियन बैच में दिए जाते हैं। तो लगभग पूरे साल हमारे देश में इम्यूनाइजेशन का जो कार्यक्रम है वो चलता है। जैसा आपने भी देखा होगा, पोलियो के लिए भी इतनी जो है एड्स आती है, इतना प्रचार होता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एक सच्ची माहिती आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा देश की जहां प्रति वर्ष इतने लोगों के वैक्सीन होते हैं, करोड़ों लोगों के वैक्सीन होते हैं, और जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब से आज दिन तक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बच्चों के वैक्सीन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसे देश में एक अच्छा असरकारक AEFI सर्विलियंस सिस्टम होना समय की अनिवार्यता है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्भाग्यवश हम लोग कुछ एक सालों के बाद इसको विकसित करने में सफल रहे, त्वरित ही हम इसका विकास नहीं कर पाए थे। तो देखेंगे पूरी टाइमलाइन, जिसके लिए मैंने आपके सामने एक स्मार्ट आर्ट रखा है, जो कि हमें चीज़ों को समझने के लिए हमारी मदद करेगा। देखिए, समझना है सबसे पहले 1988 से यह पूरी टाइमलाइन है, जिसमें सबसे प्रथम वर्ष 1988 का, 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था, फॉलोड बाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AEFI प्रोग्राम। मात्र और मात्र इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अभी यह मैकेनिज्म पूर्ण रूप से काम करना शुरू नहीं किया है। अब उसके बाद 2005 में सबसे प्रथम बार AEFI गाइडलाइंस सरकार ने सार्वजनिक की, घोषित की, सबसे प्रथम बार। देखिए यह गैप 1988 कहाँ और 2005 कहाँ। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट करने की बात तो कर दी, मगर किसी भी कारणवश सरकार के द्वारा ये पूरा मैकेनिज्म सेट नहीं हो पाया, और 2005 में जाके सबसे प्रथम दिशा निर्देश इस मामले के ऊपर सरकार ने जारी किया है। तो यहाँ ये फर्स्ट गाइडलाइन है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट AEFI कमेटी एस्टेब्लिश करने का जो है जो निर्णय लिया गया 2007 में, ये बहुत ही अच्छा निर्णय था। और सरकार को समझ आ गया कि अगर पूरे देश में
इसको लागू करना है, देन डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी मेड ए यूनिट। तो जिले को एक एकम मानना चाहिए और जिले स्तर से ही यह चीज़ों को समझना चाहिए, यह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ 2007 में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट AEFI कमिटीज बनाने की शुरुआत कर दी गई। 2008 में नेशनल AEFI कमिटी एस्टेब्लिश्ड, सर्वप्रथम बार नेशनल AEFI कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2008। प्रोग्राम एस्टेब्लिश हो गया था 1988 में, मगर फिर भी कमिटी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। 1988 में प्रोग्राम एस्टेब्लिश होने के बाद 2005 तक एक वैक्यूम रहा, शून्यावकाश रहा। 2005 में सर्वप्रथम गाइडलाइंस, 2007 में कमिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, और उसके बाद 2008 में प्रथम राष्ट्रीय स्तर की AEFI कमेटी का गठन हुआ। 2010 में रिवाइज्ड नेशनल AEFI गाइडलाइन, यानी कि यह दूसरी गाइडलाइन थी 2010 में। 2011 में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ AEFI इश्यूड, यानी कि SOP। उसके बाद 2012 में AEFI सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश्ड एट ITSU। ठीक है, ITSU यानी कि इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करता है। तो उसके तहत यह AEFI सेक्रेटरीट का निर्माण हुआ न्यू दिल्ली। और उसके बाद आखिरी में 2015 में रिवाइज्ड नेशनल AEFI गाइडलाइंस लॉन्च्ड, यानी कि यह तीसरी गाइडलाइन थी। तो कुल मिला के 3 गाइडलाइंस इसमें सार्वजनिक की गई है। सेक्रेटरीट इसका एस्टेब्लिश हुआ 2012 में। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज जो है उनका निर्माण हुआ 2007 में। 2008 में सबसे प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर की AEFI कमेटी का गठन हुआ और इसने काम अपना शुरू किया। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो कि इस कार्यक्रम के शुरुआत से आज दिन तक हमें एक आइडिया देती है कि कैसे ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा मैकेनिज्म भारत में आगे बढ़ा। अब संभवतः कोरोना महामारी की वजह से, कोरोना के इतने बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की वजह से अब संभवतः चौथा दिशा निर्देश, 4th गाइडलाइंस कभी भी आ सकते हैं, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें समझनी होती है। अब आगे देखें तो देखिए यहाँ AEFI कमिटीज़ है, और AEFI कमिटीज़ कैसे बनती है उसका यहाँ मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी परीक्षा के लिए भी और वैसे भी जनरली भी हमारे ज्ञान के लिए थोड़ा ज़रूरी है। देखेंगे The revised guidelines also give the detailed information on the AEFI committees, district, state और national level। किसी भी स्तर की हो, चाहे वो जिले स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, कमिटियां जो है उसका मैकेनिज्म सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और ये 2015 में जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई उसके तहत यहाँ हमारे पास ये माहिती है। AEFI committee provide technical inputs to review the factors leading to the adverse event and provides input to improve the system to provide safe and effective immunization। yes, इम्यूनाइजेशन को और बेहतर बनाए और सुरक्षित बनाए, उसके लिए ये जो टीम है वो इनपुट्स देती है कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों से यह एडवर्स इफेक्ट हो रही है, उसको हटाया जाए, उसको जो है निकाला जाए, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ यह कमेटी के द्वारा बात होती है। मगर इनका मूलभूत उद्देश्य होता है कि टीकाकरण के कार्यक्रम को सेफ बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कॉन्फिडेंस को इसमें डालना है। अब द कमिटी शुड इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम, ये इसका ढांचा है, फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स लाइक पीडियाट्रिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट, कोल्ड चेन ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम IDSP, ड्रग अथॉरिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पार्टनर एजेंसीज एज वेल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। पीडियाट्रिशियन से लेके कोल्ड चेन ऑफिसर तक, फोरेंसिक एक्सपर्ट तक, सारे लोगों को अलग अलग स्तर में सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनकी राय मांगी जाती है, वे इस पूरे मुद्दे के ऊपर काम करते हैं। तो ये रही AEFI कमेटी। तो आज इतना ही, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। आज का मुद्दा भले ही थोड़ा छोटा था मगर महत्वपूर्ण था, और जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन का ड्राइव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये मुद्दा जो है वो भी महत्व का होता जाएगा या महत्व का बनता जाएगा। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। आपका फीडबैक हमें दे सकते हैं। साथ ही में अगर आप एक सीरियस छात्र है और सनदी सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, सनदी सेवा या कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की, तो उसमें आपके सामान्य अध्ययन के विषय के लिए आप ग्रोथ मोड UPSC को आज ही फॉलो करें। साथ ही में एडिटोरियल्स के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए भी आप ग्रोथ मोड UPSC को फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो एडिटोरियल रिसर्च के सेशंस है वो आप देख सकते हैं, वो 100%
परीक्षा मांगों को पूर्ण करते जो है पूरे सेशंस है वो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। साथ ही में हमारी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो पहुंचे और आपके ज्ञान में इजाफा हो। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के एक और सत्र में, एक और विषय के साथ, एक और ओवरव्यू के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।